क्या कह रहा है? क्या बात है? देखो, एमिसिव पावर। एमिसिव पावर बहुत ही सिंपल है वैसे तो। ट्वेल्थ वाले तो बहुत आराम से बता सकते हैं। लेट सपोज ये बॉडी है, कोई भी एक बॉडी है, उसका टेम्परेचर क्या है बच्चे? टी है। अगर टेम्परेचर टी है तो वो क्या करेगा? रेडिएशन क्या करेगा बच्चों? एमिट करेगा ही। और हर जगह करेगा ही। ठीक है। ऐसे कोई स्पेसिफिकेशन तो है नहीं कि इस वाले पोर्शन में करेगा, इस वाले पोर्शन से नहीं करेगा। अब जो रेडिएशन होता है, रेडिएशन में क्या होता है सर? पावर होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। एक्चुअली में क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसकी हम पावर होगी बच्चे, कुछ ना कुछ तो पावर होगी। याद करो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ट्वेल्थ वालों ने पढ़ा है, जब भी कोई ऐसे कोई भी रेडिएशन बाहर निकलती है तो एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? उसकी पावर डेंसिटी से निकालते हैं। याद है, पावर डेंसिटी में निकालता, पावर अपॉन एरिया। पावर अपॉन एरिया। ऐसी ये बॉडी है, कितना निकाल रही है बच्चों रेडिएशन? तो कौन बताएगा? एमएसए पावर। और एमएसए पावर भी क्या होता है बच्चों? पावर एमिटेड पर यूनिट। यही है आपका एमएसए पावर। यही आपका क्या बच्चों? एमएसए पावर है। तो आपसे पूछा कि कितनी टोटल पावर एमिट कर गई, तो एमएसए एमएसए पावर को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बॉडी का साइज छोटा या बड़ा हो सकता है। ठीक है। इसमें क्या कर दिया मैंने? एरिया से डिवाइड कर दिया ना। इसका मतलब अब जो वैल्यू होगी, अगर कोई दूसरी सिमिलर बॉडी है और उसका साइज छोटा है, ठीक है, तो उन दोनों की एमएससी पावर क्या रहेगी? सेम ही रहेगी, क्योंकि मैंने एरिया से क्या कर दिया? उसके डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया यहां तक? लिख लिया सभी ने? चलो। अब आपको पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो मैंने क्या बताया था सर? टेम्परेचर बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि सर वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशनों से एनर्जी ज्यादा निकालेंगे। और आपने हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा था, E इज इक्वल टू एस सी अपॉन में लेमडा, या फिर H इंटू एफ। तो इस केस में बच्चों फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी रेडिएशन की, या फिर मैं बोलूंगा लेमडा क्या हो जाएगी बच्चों? कम हो जाएगी। लेमडा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मतलब जो ये फोटोन रिलीज करेगा ना, या मैं बोलूंगा रेडिएशन जो रिलीज करेगा, फोटोन तो क्यों बोल रहा हूँ रेडिएशन, फोटोन तो वो होगा जब वो इन फॉर्म ऑफ लाइट होगा। तो ये तो रेडिएशन जो भी निकालेगा, क्योंकि इसकी रेडिएशन हमने चेक की थी, कौन सी रेंज में करेगा बच्चों? ये इसकी रेडिएशन कौन सी रेंज में होगी? नॉन विजिबल रीजन में होगी। ठीक है। तो जो भी रेडिएशन निकाला है उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? रिड्यूस हो जाएगी। वेवलेंथ क्या हो जाएगी? रिड्यूस हो जाएगी। और टेम्परेचर के कम होने से क्या हो जाएगा? वेवलेंथ बढ़ जाएगी। टेम्परेचर के कम होने से वेवलेंथ क्या हो जाएगी बच्चों? लिख लो जल्दी से। ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी बच्चों? यूनिट एमिसिव पावर की यूनिट क्या हो जाएगी? वॉट पर मीटर स्क्वायर। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वॉट होते हैं पावर, पावर होती है क्या? वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन का M1 L2 T माइनस थ्री हो जाएगी पावर, क्योंकि नीचे T है तो T माइनस थ्री हो जाएगी। और नीचे क्या आ जाएगा बच्चे? L2 से L2 कैंसिल, मेरे ख्याल से M1 T माइनस थ्री आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टर्म होती है एमिसिविटी। एमिसिविटी इसको स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी क्या कहता है? आउटपुट अपॉन इनपुट कंपेयर करता है। ऐसी एमिसिविटी क्या करते हैं बच्चों? कंपेयर करते हैं। कोई बॉडी, सबसे परफेक्ट बॉडी किसको मानते हैं हम? अभी तक हमने कौन सी परफेक्ट बॉडी मानी है? ब्लैक बॉडी मानी है। तो ब्लैक बॉडी की जो एमिसिव पावर होगी, हम दूसरी बॉडी से क्या करेंगे? उसको कंपेयर करेंगे बस। ठीक है। तो लेट अस सपोज एक बॉडी है, नॉर्मल बॉडी है, सेम टेम्परेचर टी पे है। ऐसे ही यहाँ पे एक परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, टेम्परेचर किस पे बच्चे?
टी पे। ठीक है, तो टी पे है तो ये तो ज्यादा, इसके तो भैया ज्यादा एमिसिव पावर होगी डेफिनेटली। एमिसिव पावर क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसकी एमिसिव पावर क्या होगी बच्चों, कम होगी। जो एमिसिविटी कहती है, क्या कहती है देखो, एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी एट टेम्परेचर टी डिवाइडेड बाय एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर। डेफिनेशन लिख लो, पहले लिखो डेफिनेशन। एमिसिविटी is defined as emissivity is defined as the ratio of emissivity power, sorry, emissive power of a body, ratio of emissive power of a body at temperature T to the emissive power of perfect black body at same temperature T। एट सेम टेम्परेचर टी, दोनों क्या होना चाहिए, ध्यान से सुन लो, सेम टेम्परेचर पे ही होना चाहिए। क्वेश्चन में हमेशा सेम टेम्परेचर ही आएगा, ऐसे कुछ अलग नहीं आएगा। टू द एमएससी पावर ऑफ परफेक्ट ब्लैक बॉडी एट सेम टेम्परेचर। अभी हमने देखा कि ब्लैक बॉडी क्या करता है, ब्लैक बॉडी जितनी एब्जॉर्ब कर देगा, ठीक है, और उस हिसाब से फिर निकाल भी देगा। ठीक है, तो सबसे बढ़िया कौन से, सबसे ज्यादा किसकी होगी एमएससी पावर, ब्लैक बॉडी की होगी। तो ब्लैक बॉडी होगी तो ई की वैल्यू क्या हो सकती है, वन से कम ही हो सकती है, वन से कम हो सकता है, मैक्सिमम वन के बराबर हो सकती है। वो भी वन तभी बराबर होगी जब दूसरी परफेक्ट ब्लैक बॉडी होगी। लिख लिया यहां तक। कुछ रेडिएट ही नहीं कर रहा है, में से भी नहीं कर रहा, नहीं हो सकता। हम्म, नहीं कर रहा, क्या करें हम। वैसे तो जीरो नहीं होनी चाहिए, फिर भी जीरो हो सकते हैं अगर ई की वैल्यू जीरो नहीं एमिट कर रहा हो। ब्लैक बॉडी तो, ब्लैक बॉडी तो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो। लिखो, मान को चलो एक बॉडी है, वो एमिट कर रहा पावर 100 वॉट, और इसका एरिया है 10 मीटर स्क्वायर, 300 केल्विन पे। एक ब्लैक बॉडी है, ठीक है, इसका एरिया है 8 मीटर स्क्वायर, पावर कर रहा है 120 वॉट, सेम टेम्परेचर 300 केल्विन पे। ठीक है, तो मेरे को क्या निकालना है, इसकी एमिसिविटी निकालनी। एमिसिविटी बताया था क्या होता है, ई अपॉन में ई नोट। ई खुद क्या होता है, ई होता है पावर अपॉन एरिया, पावर अपॉन एरिया। इसका पावर कितना बच्चे 100, इसका है कितना एरिया 10, इसका पावर है 120, इसका है 8। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक जीरो से वाले भी जीरो कैंसिल, कितना आएगा 8/12, मतलब कि 2/3 आ जाएगा बस। ठीक है, क्लियर हो गया। सिंपल फॉर्मूला लगाया, कोई अलग से कुछ काम तो किया नहीं हमने। ठीक है, अब लिखो किरचॉफ्स लॉ। याद करो किरचॉफ्स लॉ सबसे पहले हमने करंट में पढ़ा था कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। थर्मल में भी पढ़ा था कि थर्मल इनकमिंग करंट इक्वल टू थर्मल आउटपुट करंट। यहाँ पे क्या बोलता है कि कोई भी दो बॉडी है, कोई भी दो बॉडी है, दोनों बॉडी का एमिसिव टू एब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। एमिसिव पावर टू एब्जॉर्प्शन रेट, एब्जॉर्प्शन रेट याद है मैंने क्या बताया था, एब्जॉर्प्शन रेट बताया था कि सर एक
मान के चलो कोई बॉडी है, ठीक है, उस पे पावर इंसिडेंट कर रही है, मान के चलो 100 वॉट, मान के चलो, ठीक है। और ये क्या कर रहा है बच्चों, ओनली 80 वॉट ही एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मैंने बोला था एक एब्जॉर्बिटी क्या होती है बच्चों, कितनी पावर उसने एब्जॉर्ब करी डिवाइड बाय कितनी पावर उस पे इंसिडेंट हुई, कितनी पावर उस पे इंसिडेंट हुई। तो ये बोलता है एब्जॉर्बिटी रेट। ऐसे रिफ्लेक्शन रेट बताया था कि कितनी पावर उससे इंसिडेंट कर रही हो, कितनी पावर बाहर निकल गई। एक ट्रांसमिशन बताया था, कितनी पावर इंसिडेंट करी और खुद में से कितनी पावर उसने निकाल दी। बताया था ना, टोटल पावर इक्वल टू एब्जॉर्प्शन पावर, रिफ्लेक्टेड पावर एंड ट्रांसमिशन पावर। ठीक है। तो रेशियो हमेशा किससे होगा, इनपुट पावर से ही होगा, हमेशा रेशियो किससे निकालेंगे, इनपुट पावर से। तो ये होता है आपका एब्जॉर्प्शन रेट, बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, absorption। तो लिखो, किरचॉफ्स लॉ स्टेट्स दैट, किरचॉफ्स लॉ स्टेट दैट एनी टू बॉडी, एनी टू बॉडी at same temperature, any two body at same temperature will have equal ratio of emissive power to absorption rate, emissive power to absorption rate। ठीक है। तो पहले तो मैं नॉर्मल बॉडी ले रहा हूँ, कोई भी दो डिफरेंट बॉडी है, इसमें कोई भी ब्लैक बॉडी नहीं है। मान के चलो ये क्या है बच्चों, बॉडी वन एट टेम्परेचर T1, और ये जो एमिट कर रहा है ये ई कर रहा है E1, इसका एब्जॉर्प्शन रेट है A1। ऐसे है एक बॉडी टू, टेम्परेचर सेम टेम्परेचर पर है, एमिसिव कर रहा है ये E2, कितने रेट से, A2 रेट, इसका एब्जॉर्प्शन रेट है। तो क्या बोला गया बच्चों, एमिसिव डिवाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट, दोनों बॉडी का क्या हो जाएगा बच्चे, सेम हो जाएगा, ये बोला उसने। पर हम निकालेंगे तो इसको ब्लैक बॉडी से ही, ठीक है, यहाँ से एक अच्छा रिलेशन निकल के आता है। अब मान के चलो कि दूसरी जो बॉडी टू है या बॉडी वन है, इनमें से कोई भी एक ब्लैक बॉडी मान लो, हमने टू मान लिया ब्लैक बॉडी है, इफ बॉडी टू इज परफेक्टली ब्लैक बॉडी। याद करो परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या कहती है, क्या कहती है कि A2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, A2 की वैल्यू, हाँ भाई रजत, क्या होनी चाहिए A2 की वैल्यू, एब्जॉर्प्शन रेट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि क्या इसमें जितनी पावर की उतनी की सारी पावर क्या कर लेगा बच्चों, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो E2 की वैल्यू क्या हो गई, 1। और याद करो E2 किस में चेंज हो जाएगा बच्चों, E0 में, ये हो जाएगा ना, E0 में चेंज हो जाएगा, यस और नो, ये बताया था लास्ट वाले में भी। ठीक है। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, ध्यान से देखो, E1 अपॉन A1 इक्वल टू E0 अपॉन में 1। ठीक है। तो अगर इसमें रीअरेंज करो उसको, ध्यान से देखो, तो E1 अपॉन में E0 इक्वल टू आ गया A1। देखो आए कि नहीं आया, है ना। ये अभी तो हमने पढ़ा था कहीं, ई अपॉन में E0 क्या होता है, देखो अभी ई अपॉन में E0 कहाँ पढ़ा अभी हमने, क्या पढ़ा है, ई। इसका मतलब कि ध्यान सुन लो, इसका मतलब कि बच्चों हमेशा ही अगर एमिसिविटी गिवन है ना, तो वही किसके बराबर होगा बच्चों, एब्जॉर्प्शन रेट के बराबर होगा, हमेशा ही, ऑलवेज। ई गिवन है तो वही आपका ए माना जाएगा, और जो ए गिवन है वही आपका ई माना जाएगा। अब क्वेश्चन में आपको खुद दिमाग लगाना है, क्या लगाना है, क्या नहीं लगाना है। ई क्या था, ध्यान से लो, ई क्या था, इट इज द रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ ए बॉडी टू द एमिसिव पावर ऑफ ए ब्लैक बॉडी। ठीक है, क्लियर है बच्चों, यहां सर में आ गया कि ई इक्वल टू क्या होगा, लिख लो, एमिसिविटी, एमिसिविटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू, एमिसिविटी ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू एब्जॉर्प्शन रेट ऑफ ए बॉडी। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखो, एब्जॉर्ब, एमिट, देखो उल्टा है, एमिट, एमिसिविटी कहता है कि कितनी पावर एमिट करेगा, एब्जॉर्बिटी क्या कहता है, कितनी पावर एब्जॉर्ब करेगा। दोनों ही इक्वल है। अगर ई की वैल्यू 1 के नियर बाय है
तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर बहुत ही अच्छा एमीटर है ये तो, लाइट को रेडिएट कर रहा है बहुत ज्यादा। लाइट क्यों बोलूंगा, रेडिएशन हीट को क्या कर रहा है, रेडिएट कर रहा है। और साथ साथ अगर ई की वैल्यू 1 के नियर बाय तो फिर ए की वैल्यू भी 1 के नियर बाय रही होगी इस रिलेशन से। इसका मतलब हीट को भी क्या कर रहा है, साथ साथ एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब कि क्या मैं स्टेटमेंट बोल सकता हूँ कि जो गुड हीट एब्जॉर्बर है वो गुड हीट एमीटर भी है, या फिर जो गुड हीट एमीटर कर रहा है वो गुड हीट एब्जॉर्बर भी। समझ में आ गया? गुड इसलिए बोला गया क्योंकि कोई भी एक नॉर्मल बॉडी है जो कि हम कंपेयर करें ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी में तो फिर आपके दोनों की वैल्यू क्या बनती बच्चों, 1 1 ही बनती। क्यों? क्योंकि एमिजिविटी उसकी 1, ठीक है, और एब्जॉर्बर भी 1। समझ में आ गया? तो लिख लो, इफ अ बॉडी इज गुड एब्जॉर्बर, if a body is good absorber, it is also good emitter, it is also good emitter, it is also good emitter। क्लियर है यहां तक? ठीक है, चलो अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछना चाहता हूँ। मान के चलो कि एक बॉडी है, ठीक है, इसका टेम्परेचर टी है और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर क्या है बच्चे, टी है। ये बॉडी का टेम्परेचर है टी भी, ठीक है। तो मुझे बताना है सबसे पहले पॉइंट तो, कि जो एब्जॉर्प्शन पावर है, एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? एब्जॉर्प्शन, सर एब्जॉर्प्शन तो आएगी बॉडी के ऊपर आएगी, सर एब्जॉर्प्शन आएगी बॉडी के ऊपर, ठीक है, बॉडी के ऊपर आ रही है इस तरीके से। आपको क्या लगता है किस किस के ऊपर डिपेंड करती होगी, किसके टेम्परेचर पे? ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस बिल्कुल सही बोला तूने, ठीक है, पर मेजरली किसके टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगी, है एटमॉस्फेयर के, क्योंकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगा। तो पहला पॉइंट तो बिल्कुल करेक्ट है, तो मुझे बोलना चाहिए कि जो ये डिपेंड करेगी किसके ऊपर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा, करेक्ट, सर एरिया जितना छोटा होगा उतनी पावर कम एब्जॉर्ब करेगा, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज्यादा पावर एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एमए से पावर नहीं बोला है, क्या बोला है, एब्जॉर्प्शन पावर बोला है। एमिसिव होता तो पॉइंट एरिया आ जाता ना, तब दोनों का सेम निकलता। मैंने बोला क्या है यहाँ पे, एब्जॉर्प्शन पावर, कितनी हीट वो अपने अंदर ले सकता। तो आपको पता है कि छोटी चीज है तो कम हीट एब्जॉर्ब करेगी, बड़ी चीज है तो ज्यादा है, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गए बच्चे, एरिया के। सी, किसके ऊपर, नेचर के ऊपर भी। क्यों? कई अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं, कई बुरे ऑब्जर्वर भी होते हैं, तो नेचर ऑफ बॉडी किसके ऊपर, नेचर ऑफ बॉडी के ऊपर भी डिपेंड करता है। कलर इसी का, कलर क्या? जैसे ब्लैक बॉडी और नॉर्मल बॉडी में कलर नेचुरल बॉडी में आ गया था। हाँ वो सब उसमें ही आ गया, टाइप ऑफ बॉडी में, ठीक है। एब्जॉर्बर हो गया। दूसरा क्या होता है, एमीटर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एमिट पावर है, ठीक है, एमिट पावर, नॉट एमिसिव पावर। एमिट कितना पावर एमिट कर रहा है, अपने से कितना पावर एमिट कर रहा है। तो सबसे पहले किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चे, हैं किसके, खुद का। भाई मेरा ज्यादा टेम्परेचर तो मैं ज्यादा ज्यादा पावर एमिट कर सकता हूँ, डेफिनेटली करेक्ट बात है। तो खुद के टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर से। दूसरा, एरिया जितना ज्यादा मेरा एरिया होगा उतना ज्यादा पावर मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, एमिट कर सकता हूँ, एरिया। तीसरा, नेचर पे कैसे, अच्छा एमिटर होगा तो ज्यादा एमिट करेगा, तो नेचर पे। समझ में आ गया? एमीटर हो गया, एब्जॉर्बर होगा, लास्ट हो गया बच्चों इंसिडेंट। लास्ट हो गया कौन सा, एटमॉस्फेरिक के टेम्परेचर से करेगा, बिल्कुल करेक्ट। बी पार्ट,
जितना ज्यादा मेरा एरिया होगा उतनी पावर उस पे इंसिडेंट कर सकता है नहीं कर सकता? एरिया ऑफ बॉडी। तीसरा, उससे नेचर का क्या लिंक है? इंसिडेंट पावर का नेचर से कोई लिंक ही नहीं है। सरफेस का नेचर, उसका एटमॉस्फेयर का नेचर। इंसिडेंट करवानी है, एब्जॉर्प्शन नहीं करवानी है। मेरे पे लाइट आ रही है, अब सन की लाइट तेरे पे आ रही है, मान के सन की लाइट से लेके चलते हैं, सन की लाइट आप सभी पे इंसिडेंट करती है। तो क्या टेम्परेचर जितना ज्यादा सन का होगा उतना ज्यादा रेडिएशन आएगी? पहला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा, जितना ज्यादा मेरी लेंस का साइज होगा उतनी ज्यादा मेरे पावर इंसिडेंट करेगी। छोटा बच्चा, उसका पावर कम इंसिडेंट करेगी। इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ, एब्जॉर्प्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। पड़ रही है मेरे पे, बस पढ़ते ही जा रही है, पढ़ते जा रही है, पढ़ते जा रही है, पढ़ते जा रही है। मेरे पे ज्यादा है, ये छोटू राम है, उस पे कम पड़ रही है। मेरे पे 50 पड़ रही है। पर ऐसा कहाँ बोला गया है कि नेचर ऑफ बॉडी की तेरे पे भाई, तू तू छोटा आदमी है, तेरे पे मैं 20 डालूंगा, तू बड़ा आदमी है, तेरे पे मैं 50 डालूंगा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो लिख लो, नेचर ऑफ द बॉडी। नेचर ऑफ सराउंडिंग। हमने नेचर ऑफ सराउंडिंग के बारे में कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ रहे अभी तो हम। वो तो फिर बोल देगा सर ट्रोपोस्फियर है, ओजोन लेयर, फिर सब ले आएगा तो। क्लियर है बच्चों? ठीक है। चलो, तो फिर यहां से एक टर्म आते हैं बच्चों, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर बहुत सिंपल है, क्या कहता है, रेडिएशन के की वेवलेंथ अगर वो चेंज हो जाती है डी लेमडा से, अगर रेडिएशन चेंज हो जाती है डी लेमडा से, तो जो आपका एमिसिव पावर होगा वो भी चेंज हो जाएगा, किससे? डी से। ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर है जिसको हम लेमडा से, ई लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है? डी ई डी लेमडा। यही कहता हूँ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, दैट इज चेंज इन एमिसिव पावर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वेवलेंथ। कि क्या अगर वेवलेंथ के चेंज होने से क्या एमिसिव पावर में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो वो कौन बताता बच्चों? स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर। तो लिख लो, स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एमिसिव पावर, रेट ऑफ चेंज ऑफ एमिसिव पावर विद रिस्पेक्ट टू वेवलेंथ। ठीक है। क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी रेडिएशन है, डिफरेंट डिफरेंट क्या है उनका लैम्डा है। इसका मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट लैम्डा होने से उनकी एमिसिव पावर भी क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट होगी। तो अगर मुझे एमिसिव पावर निकालने, ध्यान से देखो, अगर मुझे एमिसिव पावर निकालने ये वाली, तो क्या हो जाएगा बच्चों? डी ई किसके बराबर हो जाएगा? ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। इंटीग्रेशन करूंगा तो मेरे को टोटल एमिसिव पावर आ जाएगी। तो जो एमिसिव पावर होगी, इसका इक्वेशन निकल गया। क्या, ध्यान से सुनो, एरिया अंडर दी, क्योंकि इंटीग्रेशन है ना, एरिया अंडर दी स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर विद वेवलेंथ, विद वेवलेंथ। करा है ना हमने बहुत जगह ये वाला, बॉगडन में करा है हमने, शुरू के चैप्टर में भी करा है। ठीक है। तो अगर बाय चांस आपको कोई भी ऐसा दे देता है, तो जो भी एनर्जी होगी, जो स्पेक्ट्रल एनर्जी होगी, उसका एरिया मेरे को क्या दे देगा बच्चों? एरिया, टोटल एमिसिव पावर दे देगा, टोटल एमिसिव पावर दे देगा, टोटल एमिसिव पावर दे देगा मेरे को। क्लियर है? एरिया द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर एंड वेवलेंथ गिव्स टोटल एमिसिव पावर। एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ
स्पेक्ट्रल इमेजिंग पावर एंड वेवलेंथ गिव्स टोटल इमेजिंग पावर। ठीक है, आगे जाके देखेंगे जो इमेजिंग पावर है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 10 to the power 4 होता है। जो स्टीफन कांस्टेंट है ना, उसने यही बोला था बस। स्टीफन कांस्टेंट ने क्या बोला था, जो इमेजिंग पावर है वो टेम्परेचर के ऊपर तो डिपेंड करती है, हमने पढ़ा भी है अभी, पर वो 10 to the power 4 से करती है। वो भी मैं लिखवाऊंगा, उससे पहले करना है। अभी हमने एक रिलेशन पढ़ा था कि टी के बढ़ने से इमेजिंग पावर बढ़ेगी, इमेजिंग पावर के बढ़ने से फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, और फ्रिक्वेंसी के बढ़ने से वेवलेंथ। तो वेन डिस्प्लेसमेंट एक लॉ है, वेन ने एक डिस्प्लेसमेंट लॉ दिया था, उसने बस यही बताया। उसने क्या बताया, ध्यान से सुनो। उसने बताया कि मान के चलो, पहले समझ लेते हैं, मान के चलो कि उसने बोला कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है बच्चे, लैम्डा है। तो मान के चलो कि ये मैक्सिमम आ गया बच्चों। लैम्डा एम का मतलब क्या है, ऐसी वैल्यू जिसपे एमिसिव पावर क्या है बच्चों, मैक्सिमम है, वो लैम्डा की वैल्यू है। ठीक है, तो ये बोलता है कि टी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में लैम्डा एम के। ठीक है, तो टी इंटू लैम्डा एम क्या बन जाएगा बच्चे, कांस्टेंट बन जाएगा। और टी अगर लैम्डा एम कांस्टेंट बन जाएगा तो वैल्यू बी के आसपास देगा, और ये बी वैल्यू भी फिक्स होती है, जो कि होती है 2.9 10⁻³ मीटर। लैम्डा की यूनिट होते है मीटर, यहाँ पे टेम्परेचर होगा केल्विन। बस खत्म, यही बोला है इसने। टी लैम्डा एम इक्वल्स टू 2.9 10⁻केल्विन मीटर लिख लो। केल्विन मीटर में दिक्कत आएगी, फिर तुम बोलोगे किलोमीटर है ही, पढ़े लिखे हैं बहुत ज्यादा यहाँ पे। तुम लिखो मीटर और हाइफन डाल के केल्विन, हाइफन जरूर डालना, तो कहीं इसको मिली केल्विन मान लो तुम। ठीक है, डायरेक्ट इस पे क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई अलग से कुछ है ही नहीं। इसमें दिया था। वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ लिख लो, वेन ठीक है। वैसे तो अभी मैं स्टीफन कांस्टेंट करवाऊंगा, पर अभी मैंने अभी को क्या समझा है कि जो स्टीफन कांस्टेंट ने क्या बोला था कि ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T⁻⁴ की। ठीक है, तो उसको कॉन्सेप्ट समझ, कैसे क्वेश्चन आया था एक बार बताया था कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो लैम्डा एम कैसे शिफ्ट करेगा, लैम्डा एम कैसे शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो पहला केस मैं मान के चल रहा हूँ कि टेम्परेचर चेंज हो गया 2T से, मतलब कि टी से किस में चेंज हो गया, डबल हो गया टेम्परेचर। सर जब डबल हो जाएगा टेम्परेचर, तो आपने अभी बताया था कि टी और लैम्डा एम क्या होते हैं बच्चों, कांस्टेंट होते हैं। तो सर जो लैम्डा एम है वो किससे चेंज हो जाएगा बच्चों, लैम्डा एम डिवाइड बाय 2 से चेंज होगा। इसका मतलब कि जो सर आपने जो ऐसे बनाया था ना, अभी ग्राफ जो बनाया था, ध्यान से देखो बच्चे, जो आपने ग्राफ बनाया था कुछ ऐसा इस टाइप का, इस पे ये बच्चा क्या आया था आपका, लैम्डा एम आया था, यहाँ पे लैम्डा था, यहाँ पे क्या था बच्चे, ई लैम्डा। ठीक है, तो ये लैम्डा एम कहाँ पहुंच गया बच्चे, यहाँ पहुंच गया, लैम्डा एम बाय 2 पहुंच गया। यहाँ तक तो क्लियर है। ठीक है, पर एक चीज बताओ, सर आप बोल रहे हो टी चेंज हो गया 2T से, तो फिर ई भी तो चेंज हुआ होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू भी तो चेंज हुई होगी। सर मैक्सिमम वैल्यू कितनी पहुंच गई, सर ई पहुंच गया 2⁻⁴ कितना होता है बच्चों, 16 ई पहुंच गई। अब जो वैल्यू यहाँ पे ई थी मैक्सिमम,
वो कहाँ पहुंच गए बच्चों, 16 ही। तो मतलब कुछ इस तरीके से बनेगी, इस तरीके। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी पहुंच गई बच्चे यहाँ पे, 16। ये कितनी है, ई, 16 ही पहुंच गई। तो ये किस पे टेम्परेचर पर है, ये सर टेम्परेचर टी पे, और ये किस पे है बच्चे, 2T पे। अगर 3 टाइम्स होती तो लेमडा 3 पे आ जाती, लेमडा लेमडा बाय 3 पे, और लेमडा बाय 3 पे आते तो ये कितना होता, 3 रेज़ टू पावर 4 कितना होता, 81। 81 टाइम्स क्या हो जाती, बढ़ जाती। इसका मतलब कि जो मेरी वेव फॉर्म हो रही है ना, वो क्या हो रही है, थोड़ी सी कंप्रेस हो रही है, कंप्रेस हो रही है, देखो कम हो रही है। पहले क्या होती है, एक्सपेंड कर रही थी, फिर कंप्रेस हो रही है, लेंथ वाइज बढ़ रही है। ठीक है, क्लियर है। अगर इसका उल्टा होता, मतलब कि टेम्परेचर चेंज हो गया अब T/2 से। अगर बच्चे टेम्परेचर चेंज होगा तो लेमडा में क्या चेंज हो जाएगा बच्चे, 2 लेमडा हो जाएगा। इसके जो उनसे ई पे क्या फर्क पड़ेगा सर, ई हो जाएगा अब E/16। तो मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो E/16 से रिड्यूस हो गई। इसका मतलब कि बच्चों ये पहुंच गया यहाँ पे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू होगी। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी, और कितने टेम्परेचर पर, T/2 टेम्परेचर, T/2 टेम्परेचर। करे, लिखो, द रेडिएशन emitted by sun, the radiation emitted by sun are maximum at 4700 Armstrong. 4700 Armstrong. Find the temperature of sun. Find the temperature of sun. 4700 Armstrong। 4700 आर्मस्ट्रॉन्ग का टेम्परेचर निकालना। अभी एक फॉर्मूला बता था, कौन सा, वेन डिस्प्लेसमेंट ने क्या बोला था बच्चों, सर वेन डिस्प्लेसमेंट बोला था टेम्परेचर इन केल्विन इनटू लैम्डा एम, जो कि मैक्सिमम वेवलेंथ होगी, दैट विल बी इक्वल टू 2.9। वैसे कई बुक में 2.82 भी है, तो दे सकता है वो, देगा कि बी की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, 10⁻⁻³ मीटर। तो मुझे टी निकालना है, टी केल्विन में ही निकलेगा क्योंकि पहले से वो केल्विन के टर्म में है। ठीक है, लैम्डा एम की वैल्यू कितने देर के बच्चों, 47 आर्मस्ट्रॉन्ग। एक आर्मस्ट्रॉन्ग में 10⁻⁻10 मीटर होते हैं। तो टेम्परेचर की वैल्यू हो जाएगी 10⁻⁷ 2.94700, 29/47 हो जाएगा 10⁻⁻। ठीक है, करो कितनी वैल्यू आ रही, 29/47 है, 629, 6×4 = 24। पक्का 6 आ रही है क्या, 0.6 कैलकुलेटर किया तूने, चल भाई इतना है। नेक्स्ट लास्ट लिखो टॉपिक, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ।
ऐसे तो बच्चों लिखो स्टीफन बोलमैन्स लॉ। बहुत ही सिंपल लॉ है। उसने क्या बोला, मान के चलो बच्चों, एक बॉडी है बच्चों, ठीक है, जिसका टेम्परेचर टी है। यहाँ पे क्या है बच्चे, टीएस, ठीक है। पहले मैं मान के चल रहा हूं कि ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है। अगर परफेक्टली ब्लैक बॉडी है तो इसकी ए की वैल्यू कितनी होगी, पूरी की पूरी जितनी इंसिडेंट करेगी उतनी एब्जॉर्ब कर लेगा और उतनी ही पावर क्या कर देगा, बाद में एमिट भी कर देगा। तो ये इक्वल टू 1 है। तो मुझे निकालना है कितनी पावर एमिट करेगा, पावर एमिशन, एमिसिव पावर नहीं, पावर एमिट कितनी करेगा बच्चे। तो किस किस के ऊपर डिपेंड करेगा, एमिट पावर, एमिसिव नहीं है, एमिट पावर। एमिट पावर से डिपेंड करेगा, एमिट पावर अभी मैंने बताया था सर। एमिट पावर एक तो डिपेंड कर रहा था टेम्परेचर पे, किसके टेम्परेचर पे, एमिट पावर कर रहा है किसके, खुद के। खुद का टेम्परेचर क्या लिया मैंने यहाँ पे, टी लिया है, टी लिया, टी रेशो पावर 4, ठीक है। और क्या था, देखो एरिया, एरिया भी लेना पड़ेगा। दूसरा क्या था, नेचर। अब ये भी तो हो सकता है कि 100 में से मैं 10 ही एब्जॉर्ब करूं, पर ये क्या है, परफेक्टली बॉडी है, तो इसमें ई की वैल्यू क्या है, 1 है। दूसरी बॉडी के लिए हम लेके चलेंगे, दूसरी बॉडी के लिए लेके चलेंगे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए मैंने क्या किया बच्चे, यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट ले लिया सिग्मा। ये किसके लिए बच्चे, ये है परफेक्टली बॉडी के लिए, दिस इज फॉर परफेक्ट ब्लैक बॉडी एमिट पावर, ठीक है। अब है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब मतलब कि ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। एब्जॉर्ब किस सिग्मा आएगा, ए आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाहर का टेम्परेचर, ठीक है, बाहर का टेम्परेचर आ जाएगा। ये हो गया एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब मैं मान के चला हूं, देखो साथ साथ एब्जॉर्ब भी कर रहा है, साथ साथ क्या कर रहा है बच्चों, एमिट भी कर रहा है। तो अगर मान के चलो कि टी ज्यादा है टीएस से, पहला केस आता है टी ज्यादा है टीएस से, तो आपको क्या लगता है ये बॉडी क्या कर रही होगी, ज्यादा एमिट कर रही होगी कि ज्यादा एब्जॉर्ब कर रही होगी, एमिट कर रही होगी, मतलब कि पावर आउट कर रही है। एमिट माइनस एब्जॉर्ब, वो क्या होगा, पावर आउट। क्या होगा बच्चे, पावर आउट होगा। तो ध्यान से देखो पावर आउट क्या होगा, यहाँ पे टी ज्यादा बोला तो पी एमिट माइनस पी एब्जॉर्ब। तो पी एमिट और पी एब्जॉर्ब में क्या डिफरेंस, देखो सिग्मा ए टी रेस्ट पावर 4 माइनस टी रेस्ट पावर 4। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर कोई भी बॉडी अपने में से बाहर पावर निकाल रही है, तो उसका टेम्परेचर कम हो रहा होगा कि ज्यादा है, कम होगा। अगर खुद में से अगर वो हीट निकाल रहा है, रेडिएशन, हीट रेडिएशन बाहर निकाल रहा है, तो इसका मतलब कि उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, ग्रेजुअली कम हो रहा है। अगर ग्रेजुअली कम हो रहा है, तो अगर मैं इसका बच्चे मास m मान लूं और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s मान लूं, तो याद करो हमने क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है पावर का एक और फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है बच्चों, m s dt बाय स्मॉल dt, जिसमें m क्या है बच्चों, मास ऑफ बॉडी, s क्या है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और dt बाय dt क्या होता है, चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो टाइम जैसे जैसे बच्चों अपने में से बॉडी निकालता रहेगा हीट रेडिएशन, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या होता रहेगा बच्चों, कम होता रहेगा। तो कूल डाउन होती रहेगी बॉडी, बॉडी क्या होती रहेगी, कूल डाउन होती रहेगी। लेकिन टेम्परेचर, ये तो हमने पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं ना ज्यादातर, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों नेगेटिव। नेगेटिव क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है,
डिक्रीज कर रहा, टेम्परेचर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि T2 माइनस T1 में हम ज्यादातर मानते थे T2 ज्यादा होता है T1 से। यहाँ पे क्या होगा, T2 लेस देन T1 से। टेम्परेचर के बढ़ने से, सॉरी, टाइम के बढ़ने से टेम्परेचर कम हो रहा है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहेगा अपने में से हीट निकालता जा रहा है और उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होता जा रहा है, इसलिए dt/dt माइनस के साइन के साथ आ। तो लिख लो यार, माइनस साइन इंडिकेट दैट टेम्परेचर इज रिड्यूसिंग, द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज रिड्यूसिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज रिड्यूसिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ कम हो रहा है, मतलब कि कूलिंग डाउन हो रहा है। ब्रैकेट में ये लिख लो, कूलिंग डाउन हो रहा है, कूलिंग डाउन हो रहा है, कूलिंग डाउन। क्लियर हो गया। अगर मैं उल्टा केस ले लूं बच्चों, उल्टा केस, अगर टी छोटा है टीएस से, तो खुद में अंदर क्या लग जाएगा बच्चों, बाहर से रेडिएशन ज्यादा आएंगे, बाहर से रेडिएशन आएंगी ज्यादा, तो मैं बोलूंगा कि मेरे में इनपुट पावर है, वो क्या हो जाएगी बच्चों, मैं बोलूंगा सिग्मा ए, उल्टा हो जाएगा, T(s)⁴ माइनस के T(⁴ हो जाएगा, राइट, उल्टा हो गया। और इस केस में बच्चों टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। सर मेरे पास ज्यादा रेडिएशन है तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, ms/dt/dt। समझ में आ गया। सेकंड केस है एक्सेप्ट ब्लैक बॉडी, अबे ब्लैक बॉडी नहीं है, नॉर्मल एक बॉडी है, लिख लो, सेकंड केस बना के चलो। नाउ बॉडी इज नॉट परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी क्या नहीं है, नहीं है, नॉर्मल कोई बॉडी है। अगर नॉर्मल बॉडी है तो उसमें ए और ई की वैल्यू क्या होगी, 1 तो नहीं होगी, पर हाँ A = E होगी, बट नॉट इक्वल टू 1 होगी। ऐसे ले सकते हैं हम, यस और नो। A = E तो होगा ही होगा हमेशा, A = E तो कोई बॉडी का होगा, पर 1 के इक्वल तो नहीं होगा। अब जो तो हमने पढ़ा था कि सर जो एमिटिव पावर है वो अपने एमिसिविटी के ऊपर भी डिपेंड करती है, करेगी कि नहीं करेगी, सर एमिसिविटी को डिपेंड करेगी, तो बच्चों यहां पे क्या लूंगा मैं, ई भी आ जाएगा यहाँ पे। साथ में क्या आ जाएगा, ई। पहले ई की वैल्यू क्या थी, 1 थी, क्या थी, 1 थी, अब क्या है, ई आएगा ही आएगा, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, ई। और यहाँ पे परफेक्टली बॉडी नहीं है, बाकी सेम लिखना है, कोई भी ऐसे शॉर्टकट नहीं लिखेगा। दूसरा क्या है, एब्जॉर्ब कर रहा है। अब अगर बॉडी अगर परफेक्टली, ब्लैक बॉडी तो है नहीं, ब्लैक बॉडी एक बॉडी होती थी, वो सारी की सारी पावर को क्या कर लेता था, एब्जॉर्ब कर लेता था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्या लिखूं, ए लिखूं, ई लिखूं, हाँ भाई तू बता, ए लिखूं कि ई लिखूं, है, ए ना लिखूं, है ना, तो गधा है, कोई भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि ए और ई क्या है, सेम ही है। सोच रहा अभी भी ए लिखूं, ई लिखूं, अरे कुछ भी लिख दो, वो अभी तक भी सोच रहा है। पक्का, समझ में आ गया। कुछ भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं और ई भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे नीचे भी क्या आएगा बच्चे, आउटपुट में भी क्या आएगा, ई लेना है ई ले लो, ए लेना है ए ले लो। क्लियर हो गया भाई, ये चेंज आया बच्चे। अब क्वेश्चन करेंगे। अब जो आपने जो डाउट भेजे थे लास्ट वाले ना, जो तूने भेजे थे, वो देख अब क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। और उसको कोई चीज नहीं है। उसमें क्यों चेंज आएगा, ms/dt में क्यों चेंज आएगा, वहां पे एमएसजे का क्या लिंक है, वहां पे तो हीट का है, ट्रांसफर ऑफ हीट का रिलेशन है ना वहां पे, वहां पे कोई एमिसिविटी का कोई रिलेशन ही नहीं है। रेट ऑफ हीट किसके बराबर होता था, रेट ऑफ हीट, रेट ऑफ हीट dQ/dt, किसके, हाँ तो गधे किसके बराबर है, वो तो मुझे ही पता है, थर्मल करंट, बताया था ना, थर्मल करंट, याद करो, dQ कितनी हीट ट्रांसफर करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, तो वो किसके बराबर होता था, dQ/dt। पावर है, याद करो थर्मल करंट की भी यूनिट वॉट में होती थी,
और पावर भी वॉट में। तो ये नथिंग बट जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है वो क्या है एक्चुअल में, थर्मल करंट ही है वो। क्या है वो, थर्मल करंट ही, याद रखना है। ठीक है, किसके बराबर है वो, थर्मल करंट के बराबर। ठीक है, करें अब क्वेश्चन। चलो तो कह रहे हैं क्वेश्चन, करो तो करो। लिखो तो, एक बॉडी है जिसका एरिया है 20 मीटर स्क्वायर, अंदर टेम्परेचर है 127 डिग्री सेल्सियस, बाहर का है 20 डिग्री सेल्सियस, मास है इसका 10 kg, स्पेसिफिक हीट है 5000 जूल पर केजी केल्विन। ये है, फर्स्ट फाइंड करना है द नेट पावर आउटगोइंग थ्रू द रेडिएशन। फाइंड फर्स्ट द नेट पावर आउटगोइंग थ्रू द रेडिएशन। सेकंड निकालना है रेट ऑफ कूलिंग। क्या निकालना है, रेट कूलिंग निकालना है। करें, करें गुरु महाराज जी। चलो जी, गुरु जी ने बोला है तो करना पड़ेगा। अंदर का टेम्परेचर क्या है, 127 है। मेरे ख्याल से यहाँ पे ए और ई की वैल्यू नहीं दे रखी है। ई की वैल्यू मान लो यहाँ पे 0.6, एमिसिविटी 0.6 दे रखी है। अंदर का टेम्परेचर ज्यादा है एज कम्पेयर टू बाहर, तो ऑफकोर्स ये पता पावर आउट ही होगी, आउट गोइंग ही पूछा है। याद करो पी आउट का फॉर्मूला क्या था सर, पी आउट का था ई सिग्मा ए, खुद का टेम्परेचर माइनस बाहर का टेम्परेचर, यही था। स्टीफन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन नहीं है ना, तो लिख लो। इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है बच्चों, सिग्मा की वैल्यू फिक्स है हर किसी के लिए, 5.67 इंटू 10⁻⁻8। हाँ जी, मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है, कांस्टेंट है। मटेरियल के ऊपर नहीं, कांस्टेंट है। जी की वैल्यू कांस्टेंट है, जैसे सिग्मा की वैल्यू भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, वैसे भी देता ही है, हमेशा एग्जाम में वैल्यू ऐसी गिवन होती है, आपको याद नहीं करनी है। अब ये जो टी और टी एस की वैल्यू है वो किस में है, सेल्सियस। और हमें किस में निकालनी होगी, हमेशा केल्विन में। ध्यान रखना केल्विन में ही करना है कैलकुलेशन, सारा काम केल्विन में ही होगा। देख लो सब कुछ केल्विन में गिवन है, केल्विन केल्विन, तो हमें इसको भी केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ई की वैल्यू 0.6, एरिया 20 है, सिग्मा की वैल्यू 5.67 इंटू 10⁻⁻8, 127 प्लस 273, 400 हो गया। कितना हो गया इसका टेम्परेचर, 400 केल्विन। इसका सर 300 हो गया केल्विन। अरे सर वो तो सर 400 माइनस 300 100 ही तो हो गया। अबे गधे वहां पे पावर 4 है, कहीं कर दो तुम बिल्कुल हीरो, हीरो नहीं बनना है यहाँ पे। तो वहां पे क्या है, 400 की पावर 4, 300 की पावर 4। मेरे ख्याल में से 100 बाहर आ रहा है। 100 की पावर 100 क्या होता है, 100 की पावर 100, 100 की सॉरी 100 की पावर 4, 10⁻8 हो गया, है ना। तो मेरे ख्याल है 10⁻8 और ये कट गए। 4⁻4 कितना होता है 4⁻4 भाई साहब 256, माइनस 81 इंटू 5.67 इंटू 0.6 इंटू 20। जल्दी कैलकुलेट करो आंसर, देख रहा हूं मैं कौन कैलकुलेटर से कर रहा है, जल्दी कर भाई।
11,907 क्या वॉट पावर है ना, तो वॉट होगा। पहला पार्ट आ गया। दूसरा क्या बोला था पढ़ना, रेट ऑफ कूलिंग। सर ये रेट ऑफ कूलिंग मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है, किससे निकालना चाहिए फॉर्मूला? हाँ भाई तू बता, रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग है dt बाई dt से। सर रेट ऑफ कूलिंग का मतलब कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मतलब मुझे क्या निकालना है, dt बाई dt। क्या हमने इसके आसपास का कोई dt बाई dt वाला फॉर्मूला देखा तो है? क्योंकि सर पावर बाहर निकल रही है, तो पी आउट किसके बराबर होगा बच्चों, पी आउट बराबर होगा माइनस के एम एस। वो कितना निकाल चुके आप, 11,907, तो चुपचाप dt बाई dt निकाल लो। 11,907 डिवाइड बाय मास 10 kg और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 5,000। निकालना जल्दी से, क्या आंसर निकला? 0.2381। इतनी बड़ी वैल्यू निकाल दी गधों ने। वैसे बोलूंगा तो आंसर ही निकालेंगे। केल्विन पर सेकेंड, माइनस साइन, माइनस केवल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे कूलिंग हो रही है बस। प्लस होता तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, हीट बढ़ रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, बस यही बता रहा है। अगर उसने रेट ऑफ कूलिंग पूछा है ना, तो आंसर आपका पॉजिटिव में आना चाहिए, क्योंकि वो पहले बोल रहा है कि वो नेगेटिव वैल्यू पूछ रहा है। तो आप नेगेटिव वैल्यू नहीं डालोगे, क्या डालोगे उसके अंदर, पॉजिटिव वैल्यू डालो। समझ में आ गया? क्लियर है यहाँ तक सभी को अच्छे से? ठीक है। अगर इनवर्स हो जाता टेम्परेचर तो सब कुछ उल्टा हो जाता, बाकी तो सब सेम ही है। वहां पे इनपुट पावर हो जाती, वहां पे टेम्परेचर बढ़ जाता। ठीक है। अब मैं ये नहीं चाहता, अब मैं चाहता हूं कि मुझे विद रिस्पेक्ट टू टाइम मुझे बताना है कि कितना टेम्परेचर चेंज कर रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो जो तूने मेरे से पूछा था ना डेरिवेशन, वो अब आएगा इसमें। ठीक है, तो देखो, क्वेश्चन लिखो। मान के चलो कि एक बॉडी है, ए इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू 1 है, एरिया उसका ए है, सॉलिड बॉडी है, मास एम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस है, और इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल का बच्चे मान के चलो टी नॉट है। इस बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर क्या है, टी नॉट। ये क्या कर रहा है, एमिट कर रहा है बच्चों, एमिट कर रहा है। ठीक है। और जो बाहर का टेम्परेचर है वो मान के चलो 0 केल्विन। अगर बाहर का टेम्परेचर 0 केल्विन है, तो इसका मतलब कि ये एक भी पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। ये तो मतलब हो गया भाई, जब बाहर ही जीरो है तो बाहर से कोई इंसिडेंट हो ही नहीं रही पावर, तो यहाँ पे पी आउट नहीं होगा, टोटल पी एमिट ही रहेगा। हाँ, अगर बाहर कोई टेम्परेचर होता और मैं बोलता कि कम है टेम्परेचर, तो मैं पी आउट का कॉन्सेप्ट लेके आता, फिर इसका कॉन्सेप्ट लेके आता, पी आउट का कॉन्सेप्ट लेके आता। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। तो मुझे करना है कि लेट एट टाइम टी टेम्परेचर ऑफ सॉलिड बॉडी बिकम्स, टेम्परेचर ऑफ सॉलिड बॉडी बिकम टी। टी बन गया है कुछ टाइम बाद, और टी डेफिनेटली क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा, तू बता भाई। ये टी टी नोट से कम होगा कि ज्यादा? ये कम होगा ही, है? कम होगा। क्यों? बाहर ठंडा है। हाँ, बाहर ठंडा नहीं है, मीट कर रहा, बाहर ठंडा है। बाहर ठंडा है, वो ले लेगा। ठंडा है बाहर, सही बात है। तो मुझे बस क्या निकालना है बच्चों, आपस में एक रिलेशन निकालना है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है। सर एमिट कर रहा, एमिट का आपने एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था बच्चों, पी एमिट। पी एमिट बोला था, ई सिग्मा ए
अंदर का टेम्परेचर इनिशियली कितना है? 4 स्क्वायर, यही है। ठीक है, इनिशियल वाला तुम बाद में लेके चलेंगे, अभी कितना है, टी है। इक्वल टू किसके बराबर होगा बच्चों? बाहर निकल रहा तो -m(s)(dt)/। ठीक है, अगर कंफ्यूजन हो रही है ना आपको, तो यहाँ पे टीएफ ले लो आप। अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। टी भी ले तब भी कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। आपने वहां पे टीएफ, टीएफ मतलब कि एक एक टेम्परेचर है वहां पर। इक्वल टू है। ये आ गए मैथमेटिशियन। अब ठीक है गुरुजी। अब देख रहे हैं कि क्या टेम्परेचर टाइम के साथ वेरी कर रहा है, बस हमें वही रिलेशन निकालना था और कुछ नहीं करना था, तो बस हो जाएगा बच्चों, ये तो बहुत ही सिंपल है। हमें क्या करना है, कांस्टेंट वाला एक साइड ले जाओ, टी वाला इधर ले जाओ। तो मेरे ख्याल से ई सिग्मा ए अपॉन m(s)(dt) इधर आ गया विद माइनस साइन, इक्वल्स टू dt, और यहाँ पे आएगा t⁻⁻⁴ आ जाएगा, बस खत्म। अब हमें क्या करना है, सिंपल इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर देंगे। ये लो इंटीग्रेशन। बताओ टी कहां से कहां वेरी कर रहा है सर? इनिशियल टाइम मान के चलो 0, और फाइनल टाइम मान के चलो टी। ठीक है, ऐसे इनिशियल टेम्परेचर कितना था आपका, T0, और टी पे टेम्परेचर कितना है आपका, TF है। मैं टी पे टी भी ले लेता तब भी चल जाता, पर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने अलग से TF ले लिया। इंटीग्रेशन तो मेरे ख्याल से आप सभी को आता ही है, यहाँ पे कोई टाइम का कांस्टेंट ही नहीं है, तो सिंपल हो जाएगा माइनस के ई सिग्मा ए अपॉन में MS, टी आ जाएगा। T-0 आएगा वैसे, चलो T-0 लिख लेते हैं, T-0, ठीक है। यहाँ देखो, T⁻⁻⁴ है, T⁻⁻⁴ का इंटीग्रेशन है T⁻³ अपॉन -3 लिमिट T0 से TF। तो मेरे ख्याल से अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 को इधर ले जाओ तो क्या बन गया बच्चा, 3 E⁻⁴ अपॉन में MS इक्वल्स टू 1/t का क्यूब लिमिट T0 TF। तो ये भी आप लिख लोगे, 1/TF -1/में T0 इक्वल्स टू, ये सारा का सारा आ जाएगा। तो 1/TF किसके बराबर आ गया, 1/T0 इक्वल्स टू 3 E⁻⁴ अपॉन में MS। उसमें T0 मेरे ख्याल से कुछ नहीं था, इनिशियल टेम्परेचर 0 था, तो अगर तेरा जी मतलब कि हटा देगा उसको या 1 ले लेगा तो आएंगे पड़ जाएगा, है। क्यूब। क्यूब ना लिया क्या, ले भाई क्यूब ले ले, क्या आप काहे परेशान हो रहा इतना। अब ठीक है। इन्फानाइट टाइम पे TF की वैल्यू क्या बन जाएगी, इन्फानाइट टाइम पे? क्यों, कौन बोला 0? क्यों? सही तो बोल रहे हो गधे, ये सोचो इन्फानाइट टाइम पे मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम के बाद अपने सारी एनर्जी रिलीज करता है, टेम्परेचर कम होता जा रहा है, कम होता है, तो 0 ही तो बनेगा। जब सेम टेम्परेचर हो जाएंगे दोनों बॉडी, बस बाप काम खत्म। यस और नो? तो एट टी इज इक्वल टू इन्फानाइट, एट टी इज इक्वल टू इन्फानाइट क्या बन जाएगा, टेम्परेचर ऑफ बॉडी विल बिकम 0 केल्विन। टी इज इक्वल टू इन्फानाइट, ऐसा नहीं लाखों करोड़ों साल बाद, टी के इन्फानाइट का मतलब कि ऐसा टाइम पीरियड जो कि बहुत ज्यादा है, बस बहुत ज्यादा, जो मैंने अभी कैलकुलेट नहीं किया है, वो वाला टेम्परेचर आप निकालना तो वो भी निकाल सकते। ठीक है, जैसे हम याद है, हम
ट्वेल्थ वालों को शायद याद हो, तो हम बोलते नहीं थे कि T इजिकल टू इनफाइनाइट पे कैपेसिटर किसकी तरह बिहेव करता है, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट, कुछ हमने पढ़ा है। अब देखो ना, करोड़ों साल बाद, कुछ सेकंड के बाद, कुछ सेकंड ही होते थे उसमें, बल्कि माइक्रो सेकंड मिली सेकंड, लेकिन वो अभी तक हमने एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट नहीं की, इस वजह से। क्लियर है यहां तक? ठीक है बच्चों। Yes, sir.